गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हमारा डे 6 आ गया है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत लंबा खिंच गया चैप्टर ये, लेकिन कोई नहीं बेटा, आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होते रहेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करके ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को हम लोग। तो मैं इन चैप्टर्स की एक थोड़ी सी मैं एक लिस्ट सी बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये टर्म हमें डिस्कस करनी है। एक तो हम डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक तो क्या हम डिस्कस करेंगे टर्म को बेटा, मैं लिख रहा हूँ जो हमारी टर्म छूट गई हैं वो सारी टर्म इस वाली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। एक तो बेटा मैंने बोला क्या बेटा आपको, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हमारे पास एक टर्म रह गई थी बेटा, क्या, अकाउंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 3 हमारे पास एक टर्म रह गई थी कैपिटल। ये कैपिटल को भी हम क्या डिस्कस करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो बेटे लास्ट टाइम तक हम 19 टर्म्स पे पहुंच चुके थे, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि नंबरिंग कर लेता हूँ। इसको मैं 20 कह देता हूँ, इसको मैं 21 कह देता हूँ, इसको 22 कह देता हूँ। तो आगे याद रहेगा कि हमने कुल कितनी टर्म डिस्कस करी हैं। 23 कैपिटल हो गई, 22 कैपिटल हो गई है। उसके बाद हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 23 जो टर्म लेके चलेंगे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटी सी है, कॉस्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। 24 एक वाउचर को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। 25 जो टर्म आएगी हमारे पास, जो मेन है वही हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एक हम कवर करेंगे डिस्काउंट को, ताकि हम बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर पाएंगे। डिस्काउंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे 26 पे आएंगे बेटा, बैड डेट्स के ऊपर आएंगे हम लोग। किसके ऊपर आएंगे बेटा, बैड डेट्स के ऊपर आएंगे। बैड डेट्स, हाँ जी, यहाँ वो बी साइलेंट होता है, बैड डेट बोलते हैं इसको हम लोग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 27 पे बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे, ताकि बस थोड़ा सा हमें एक आइडिया लग जाए कि टर्म्स आखिर हैं क्या। बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बुक वैल्यू को डिस्कस करेंगे। इसको बेटा, हाँ जी बेटा, बुक वैल्यू को डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे 29 पे आएंगे। 29 हम डिस्कस करेंगे बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। छोटी छोटी टर्म्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं हमारे पास। 2 मिनट के अंदर में इसके बारे में बता देंगे आपको, होपफुली बताया जाएगा कि हम बुक से ही इनको आपको समझा देंगे। एक होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अलावा 3-4 टर्म और भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे बेटा। पहले हम इस वाले पेज पे ये टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ एक टर्म और ले लेते हैं जो हाँ वन ऑफ माय फेवरेट भी कहलाती है, वो डेप्रीशिएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास कवर होती है। डेप्रीशिएशन आएगा। उसके बाद बेटा आपके लिए मैं एक पोएम भी लेके आएंगे अकाउंटेंसी के अंदर में, डोंट वेरी, एक हम पोएम भी लेके आएंगे जिसके अंदर आप काफ़ी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। यानी कि डे 6 पे हम क्या लेके आ रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं बेटा। पहला, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। नाम से लग रहा है बिजनेस, ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से क्या होती है, रिलेटेड होती है, वो क्या कहलाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अग्रवाल मोबाइल स्टोर ने क्या करा, किसी को रास्ता क्रॉस करा दिया, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनी क्या? बिल्कुल नहीं बनी। रास्ता क्रॉस करा दिया, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में कंसीडर नहीं की जाती है। तो सर बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस रिलेटेड हो। यानी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होगी, जो फाइनेंशियल नेचर की हो। क्या हो बेटा, फाइनेंशियल नेचर की हो, और उसको हम फाइनेंशियल नेचर को मेजर भी कर सकते हैं। यानी कि 2 बातें समझ में आई। एक तो नेचर क्या होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, क्या होना चाहिए बेटा, फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका नेचर, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, कैसी होनी चाहिए बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। नंबर 2, और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर भी कर सकते हो। वो ट्रांजैक्शन कहलाती है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो आप बुक से भी इस डेफिनेशन को कवर कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ financial nature as well as we can earn, or it should be entered between at least 2 parties. In term, business transaction means a financial transaction or economic event entered into by 2 parties that initiate the accounting process of recording in the books of accounts of an enterprise. जो एक एंटरप्राइज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर ट्रांजैक्शन का कोई एग्जांपल दे दीजिए। गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल करना, ठीक है, डेटर हमें पेमेंट देता है, ठीक है, हम क्रेडिटर को पेमेंट देते हैं, हम रेंट पे करते हैं, हम सैलरी पे करते हैं, ये सारे क्या है, बिजनेस की क्या है, ट्रांजैक्शन है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बहुत डिटेल में नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब 2 ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मनी टर्म्स, जो मनी टर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है जी,
ये थोड़ा सा हमें एक आइडिया होना ज़रूरी है। मैं साथ साथ में अगली टर्म बता के चल रहा हूँ। अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटे, एक दो बार आप सुनते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा। अकाउंट बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि सर अकाउंट क्या होता है। अकाउंट कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक टी शेप अकाउंट होते हैं बेटे, सारे के सारे अकाउंट क्या होते हैं बेटे, टी शेप। मैं अलग अलग थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहता हूँ, आपको बेटर रहेगा, बुक की लैंग्वेज थोड़ी कम समझ में आती है बेटे बच्चों को। अब मैं आ रहा हूँ बेटा अकाउंट के ऊपर आ रहा हूँ। आपका अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कुछ भी नहीं होता बेटे, टी शेप अकाउंट होते हैं बेटे। क्या होते हैं, जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का मतलब एक समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है। क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये अकाउंट क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट कह सकते हो, इट इज़ इन विच वी समराइज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करिए उनको क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं। अभी आपको नहीं पता लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा आपसे कहूँ, अगर मैं आज ही आपको सारी चीज़ समझा दूंगा, पूरे साल आप पढ़ी नहीं, एक दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। जितने भी अकाउंट बनते हैं बेटा टी शेप में बनते हैं, याद रखना चाहिए। जितने भी अकाउंट बनते हैं कौन सी शेप में बनते हैं बेटा, टी शेप में आपके अकाउंट बनते हैं। टी शेप में अकाउंट बनेंगे तो ये वाली साइड क्या कहलाती है आपके लिए, डेबिट साइड कहलाती है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। ये पूरे साल ये दो टर्म आपको यूज़ होंगे बेटे, पूरी ज़िंदगी आपको ये वर्ड यूज़ करने हैं। टी शेप में अकाउंट बना लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, डेबिट कहते हैं। क्यों कहते हैं डेबिट, इसके ऊपर क्या कहानी है, ये सब बाद में चर्चा होंगी। ये CR है, CR का मतलब क्या है, क्रेडिट है। क्या है, क्रेडिट। अब सर डेबिट का मतलब क्या होता है, लेना या देना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लेना और देना। इन पे अभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि अदरवाइज आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं तो अभी। तो बस क्या लिखेंगे, अकाउंट क्या होता है, इट इज़ इन टी शेप फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं हम, डेबिट कहते हैं, और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट कहते हैं। ठीक है जी। अगली टर्म हमारे पास अब क्या थी, ये कैपिटल। कैपिटल तो शायद हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। कैपिटल की जगह जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा, ड्राइंग डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, ड्राइंग डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कैपिटल का मतलब तो पता है आपको, कैपिटल इज अ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। याद है 60,000 रुपीज़ रविंद्र अग्रवाल ने लगाए थे अग्रवाल मोबाइल स्टोर में। चलिए जी, मैं किसको बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे, हाँ जी, ड्राइंग्स को बना। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अमाउंट विड्रॉन और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या हो गया, मैं ड्राइंग्स को बता रहा हूँ। वो लिस्ट है, लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहे कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ड्राइंग्स को ऊपर आ रहे हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि ये ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला जाएगा वो ड्राइंग कहलाता है। यानी कि सर ये ड्राइंग समझ में नहीं आया। अग्रवाल मोबाइल स्टोर का अपना बिजनेस है, वो अपने परिवार को चलाते हैं, ठीक है, घर के लिए सामान लेके जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं। तो बिजनेस से क्या निकालेंगे, वो पैसा निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, बिजनेस से पैसा निकालेंगे। जो कमा रहे हैं उस पैसे को निकाल करके वो अपना घर चलाएंगे। तो जो अमाउंट बिजनेस से हम विड्रॉ करते हैं वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, फॉर पर्सनल यूज़। आपने बिजनेस से पैसा निकाला एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, क्या वो ड्राइंग है क्या, बिल्कुल ड्राइंग नहीं है। लेकिन अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, आपने बच्चे की स्कूल फी पे कर दिया आपने, ठीक है जी, आपने बच्चे को मोबाइल गिफ्ट दे दिया अपने बिजनेस से निकाल करके ही, वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगी। तो गुड्स, तो ड्राइंग जो होती है वो कैश में भी हो सकती है और आपके बेटे किस में हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरी फॉर्म में ही हो। अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या लिखी, छोटी छोटी टर्म्स में लिख रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये टर्म आई थी हमारे पास, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत होती है। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। यानी कि इसके अंदर क्या आता है, यानी कि एक्सपेंस वाली टर्म से मैंने निकाला था हम लोगों ने। कंफ्यूज नहीं होना, डेफिनेशन याद कर लेना, कल को पूछता है तो कोई। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कोई डिटेल नहीं है। कॉस्ट का मतलब वही लागत है हमारे लिए। लागत का मतलब क्या है, ये एक तरह से हमारे पास जो हमने एक्सपेंस किया था, एक्सपेंस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, वही है। एक दूसरी भाषा में इसको हम कॉस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नंबर काट लेते हैं टीचर, बड़ा बुरा सा लगता है। वो कहते हैं डिफाइन कॉस्ट। कई स्कूल वाले तो ये टर्म को डिफाइन ही नहीं करते, कहते रहने दो, कोई बात नहीं, शुरू की कर लो। लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इट इज़ द अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वही है, देखो वहीं से चीज़ें बन के आ रही हैं, बस थोड़ा सा हमने इसको स्पेसिफिक करा है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन, इंकर्ड, हाँ जी,
अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल मतलब उसके ऊपर लगा हुआ है क्या, टू ए स्पेसिफिक, टू ए स्पेसिफाइड, बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन, स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, आर्टिकल, हाँ जी आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, यानी कि डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, याद सी करनी पड़ेगी, ये तभी आपको नंबर मिलेंगे। यानी कॉस्ट क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट है किसका, एक्सपेंडिचर का, इंकर्ड हुआ है और एट्रीब्यूटेबल हुआ है किसके ऊपर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर्टिकल के ऊपर या कोई प्रोडक्ट के ऊपर या किसी एक्टिविटी के ऊपर, जो भी लगता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। अब मान लीजिए अगर बाहर मोबाइल स्टोर है, आपने कोई बाहर एक्टिविटी करा दी, आपने बाहर कनोपी लगा के नहीं, आपने क्या करा, सामान बेचने की कोशिश करी, उस पर भी आपकी लागत लग रही नहीं लग रही, तो आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई। कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। ये सारी चीज़ क्या कहलाती हैं आपके लिए बेटा, कॉस्ट कहलाती हैं। आगे चलते हैं बेटा, इसी कैटेगरी के अंदर में एक वर्ड आता है वाउचर आता है। वाउचर से काफ़ी बच्चे ने कन्फ्यूज से हो जाते हैं बेटा। वाउचर का मतलब क्या है, आप देखते हो आजकल वाउचर का मतलब क्या, भी हम जाते हैं तो गिफ्ट वाउचर मिल जाते हैं, हमें देखा है आपने, गिफ्ट वाउचर मिल जाते हैं, हाँ जी सर गिफ्ट वाउचर मिल जाते हैं। वो वाले वाउचर नहीं है, गिफ्ट वाउचर हैं, सोडेस्को के वाउचर आते हैं, वो वाउचर नहीं है। वाउचर का मतलब क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज, क्या बोलते हैं, इट इज़ अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा ये, यानी कि ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपकी पूरी अकाउंट्स कवर हो जाती है। एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बस कल को एग्जाम में आ गया तो ये लिख के आ जाएंगे, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मेरे साथ साथ चलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बस इस तरह से हम लिखते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वाउचर क्या होता है, वाउचर इज नथिंग बट इज एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जांपल क्या है इसके अंदर बेटा, आप कैश का बिल लेते हो, अगर आप होता नहीं है कैश बिल लेते हो, उसको कैश मेमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैश मेमो दे दीजिए। आप सामान खरीदना जानते हैं, आपने घर में फ्रिज खरीदा हुआ, आपने टीवी खरीदा हुआ है, अगर बाहर मोबाइल स्टोर तो खरीदता ही है सारे सामान, तो सारे परचेज के बिल अपने रिकॉर्ड करता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास बेटा, वाउचर कहलाते हैं। वाउचर का मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज हैं। इसके अलावा और भी टेक्निकल टर्म आएंगे, वो हम बाद में बताएंगे आपको। डेबिट नोट होता है बेटा, क्रेडिट नोट होता है। क्या होते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनके ऊपर चर्चा बिल्कुल होगी, लेकिन आज हम इनको चर्चा को डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। अब अगली टर्म आती है बेटा, डिस्काउंट आती है आपकी। क्या आती है, डिस्काउंट। नंबर देखो डिस्काउंट कौन सी वाली टर्म थी बेटा, डिस्काउंट 25th टर्म थी हमारे पास, ये 25 थी। वाउचर कौन सी थी बेटे, हाँ जी वाउचर कौन सा था, 24 था, 19 पहले डिस्कस कर चुके, ये 23 था, ये 22 था, और दो टर्म हम लोगों ने वहाँ भी डिस्कस करी थी हम लोगों ने। एक हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस की थी और एक हम लोगों ने अकाउंट डिस्कस की थी, ताकि आपको रिवाइज भी कराते रहें। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब आते हैं सब खुश होना शुरू हो जाते हैं, डिस्काउंट मिलने वाला है। आजकल की दुनिया तो पागल हो रखी है, जिस जरा सा डिस्काउंट मिला नहीं, हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। चलो भैया डिस्काउंट मिल रहा है, चलते हैं हमें डिस्काउंट। इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और द अमाउंट टू बी पेड टू कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेस। यानी क्या है, इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस, ये तो मालूम है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस। प्राइस में जो रिडक्शन होता है, जो प्राइस में क्या आती है, कमी आती है, प्राइस ऑफ गुड्स। यानी कि प्राइस अगर 10,000 के गुड्स 8,000 में मिल रहे हैं तो भैया डिस्काउंट मिल रहा है 2,000 रुपये का, ठीक है। या आपको जो दुकानदार है वो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दे, और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेस, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट, और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू कस्टमर, टू बी पेड टू ए कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेस। It is a reduction in the price of the goods or from the amount to be paid to a customer by the enterprises. Discount allowed may be trade discount और cash discount। तो छोटे को लिख देते हैं, it is a reduction in the price of goods। यही ज़्यादा बढ़िया है बेटा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। It is a reduction in the price of goods, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है बेटा, यानी कि एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। हम बहुत करा करते थे बेटा ये काम, ये एक होता है बेटा क्या, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा क्या होता है, कैश डिस्काउंट। डेफिनेशन आप याद करते रहेंगे बेटे बुक से, वो भी याद हो जाएंगी। शुरू की एक लाइन याद कर लेनी है बस आपको। इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, इट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। ये दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, बल्क में खरीदना, क्वांटिटी में खरीदना, वो क्या कहलाता है आपका, ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप पेमेंट, अगर इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं
तो क्या कहलाता है, वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। हम कर देते हैं, लेकिन हम बिजनेस के हिसाब से होते हैं। अग्रवाल मोबाइल स्टोर के ऊपर एक दुकानदार आता है, एक ग्राहक आता है, वो कहता है सर मोबाइल दिखाइए। हमने कि ले लीजिए मोबाइल से। उसने कहा मेरे को 5 मोबाइल चाहिए। अच्छा 5 मोबाइल चाहिए, एक मोबाइल हम उसको 10,000 का दे रहे थे। कितने मोबाइल हो गए, 50,000 के हो गए। उसने कहा भैया ठीक ठीक लगाओ, भैया ठीक ठीक लगाओ। हमने कहा ठीक ठीक लगाओ, तो ठीक है जी। हमने कहा चलो आपको 8,000 का मोबाइल लगा देंगे। अच्छा क्यों दे दिया, क्योंकि बल्क में खरीद रहा था, क्वांटिटी में खरीद रहा था। हमने कहा 8,000 का मोबाइल पड़ जाएगा, देखो बंदा खुश हो गया। कितने मोबाइल पड़ गए उसको, 40,000 के। कितना डिस्काउंट दे दिया, सर कैसी बातें कर रहे हो, बहुत आसान है। तो 50,000 की चीज़ को कितने मिल गई है, 40 में क्या हो गया, 10,000 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ये कौन सा डिस्काउंट कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। अब हम लोग पेमेंट आपको कैश कर देंगे, क्या कर देंगे, कैश में कर देंगे पेमेंट। अच्छा जी कैश में पेमेंट करोगे, तो उसने कहा कि चलो जी आपको डिस्काउंट और दे दिया, 10% और छोड़ दिया आपके ऊपर, तो यानी 4,000 रुपये और कम हो गए मेरे पास। उसको बोलता हूँ सीडी बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है, कैश डिस्काउंट। यानी कि मेरे को मोबाइल कितने के पड़ेंगे, हम 36,000 की मोबाइल मुझे पड़ेंगे। कितने के पड़ेंगे, 36 के। तो 4,000 का डिस्काउंट कौन सा कहलाएगा मेरा, हाँ जी ये मेरा कहलाएगा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किसके लिए मिलता है, अगर हमारा कस्टमर हमें इमीडिएट पेमेंट दे देता है, तो जो डिस्काउंट दुकानदार ऑफर करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। और अगर हम बल्क में अगर परचेज करें, हम का मतलब हम बल्क में परचेज करें, दुकानदार बल्क में क्या करें, सेल करेगा, तो वो अपने कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। चलिए जी आगे इसी कैटेगरी के अंदर में कुछ टर्म्स और रह रही हैं, छोटी छोटी सी, सुनते ही पता लग जाएंगी। वो हमारे नेक्स्ट टर्म जो आती है बेटा, वो आती है हमारे पास क्या, बैड डेट्स आते हैं बेटा। क्या आते हैं, बैड डेट्स। नाम से पता लग रहा है बेटा क्या है, कौन सी टर्म है बेटा ये, 26 थी, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे डेट, यानी कि डेट का मतलब क्या होता है, डेटर्स। डेट वर्ड कहाँ से, डेटर्स से। द अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज द बैड डेट। यानी कि जो डेटर है, आपको याद है अक्षय कुमार हमारा पैसा ना दे, तो कैसा लगेगा, हमें बुरा लगेगा। वही हमारा क्या कहलाता है, बैड डेट बन जाएगा। यानी कि बैड डेट इज अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। यानी कि अगर किसी डेटर से पैसा ना मिले, यानी कि क्या कहलाता है, इट इज़ द अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। इट इज़ द अमाउंट नॉट रिकवरेबल, या बोल सकते हैं इररिकवरेबल। क्या बोला बेटा मैंने, इट इज द अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम the debtor. The amount irrecoverable from the debtor is known as the bad debt. वो क्या कहलाता है बेटे मेरे लिए, बैड डेट कहलाता है। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत आसान सा है। यानी कि अगर हमें अक्षय कुमार से पेमेंट नहीं मिली, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट कहलाएगा। अब मैं आ रहा हूँ बेटे इसके अंदर में, नेक्स्ट हम आ रहा हूँ बैलेंस शीट के ऊपर आ रहा हूँ बेटा। किसके ऊपर आ रहा हूँ बेटा, बैलेंस शीट के ऊपर आ रहा हूँ। आखिर बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट की आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। बैलेंस शीट कुछ नहीं होती, ये हमारे को ना ग्रेवाल साहब ने सुनाई थी बेटा एक बार। ग्रेवाल साहब के साथ आर के खोसला सर आते हैं बेटा, बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं बेटा, और हमें इन्होंने बताया, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। उन्होंने कहा एक बार, उनकी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ आपको, कि एक बार सीए इंस्टीट्यूट हमारे बेटा, ओल्ड जो बिल्डिंग थे ना पुलिस हेडक्वार्टर के सामने थी दिल्ली के अंदर में, आईटीओ पे, वहाँ पे 7 फ्लोर बने हुए बेटा। 7 फ्लोर के बाद क्या है बेटा, 8वें फ्लोर के ऊपर एक ऑडिटोरियम बना हुआ था, अब तो चेंज हो गई है बेटा वो। वहाँ पे एक्चुअली हमारी क्लासेज हुआ करती थी, वहाँ क्लासेज होती थी। वहाँ पे क्या हुआ, एक बच्चे ने पूछा ग्रेवाल साहब से ही कि बेटा बता बैलेंस शीट क्या होती है। उनकी स्टोरी बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बैलेंस शीट क्या होती है, उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने बोला बैलेंस शीट। उनको पूरे रास्ते तक उसको बोलते जाना था, बैलेंस शीट बोलता चले जाता है। उनका बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट एक शीट है जिसके ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, बैलेंस लिखते हैं। सर ये क्या बात हुई, यानी कि बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, एक क्या है, एक बेटा शीट है, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, बैलेंस लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे हम लोग, बैलेंस लिख देंगे, बिल्कुल। इसके बैलेंस लिखे जाते हैं, इस साइड जो लिखे जाते हैं वो सारे एसेट्स के बैलेंस लिखे जाते हैं, और इस साइड लिखे जाते हैं वो किसके बैलेंस लिखे जाते हैं बेटा, लायबिलिटीज़ के बैलेंस लिखे जाते हैं। किसके बैलेंस लिखे जाते हैं, लायबिलिटीज़ के। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर किसके बैलेंस लिखे जाते हैं, लायबिलिटीज़ के। राइट हैंड साइड पे क्या लिखे जाते हैं, एसेट्स के लिखे जाते हैं। वही क्या कहलाती है, बैलेंस शीट कहलाती है। बैलेंस शीट इज ए शीट ऑन विच वी आर राइटिंग द बैलेंसेज। एग्जाम में मतलब क्या ना बेटा, डेफिनेशन को इस समझने के लिए कभी आप लिख के आओ, इट इज ए शीट ऑन विच वी आर राइटिंग द बैलेंसेज, नो, आपको लिखना पड़ेगा इट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एन enterprises at a given date। क्या लिखेंगे बेटा, इट इज अ स्टेटमेंट, डेफिनेशन लिखी जाएगी, इट इज द स्टेटमेंट। क्या है बेटा, इट इज द स्टेटमेंट, हाँ, ऑफ द फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज या द बिजनेस।
इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। आप देख सकते हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और एंटरप्राइज एट ए गिवन डेट। बेटा क्या लिखते हैं हम लोग? एट ए गिवन डेट। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर से डिटेल बुक में मिल जाएगी, क्योंकि थ्योरी लिखने का बेनिफिट नहीं है। इट एग्जिबिट द, आप बुक से मिल जाएगी, इट एग्जिबिट द एसिड्स एंड लायबिलिटीज। इट एग्जिबिट द एसिड्स एंड लायबिलिटीज। एग्जिबिट का मतलब शो करता है एसिड एंड लायबिलिटीज को। इतना लिखेंगे हम लोग। आगे बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन थी हमारी बुक वैल्यू की थी। किसकी थी बेटा? हमारी बुक वैल्यू की थी। बुक वैल्यू क्या होती है बेटा, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये बेटे द वैल्यू विच वी आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नहीं, कैसे समझेंगे? डेफिनेशन समझते हैं और वो समझते हैं। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटे? किताबों में जो वैल्यू होती है बुक वैल्यू कहलाती है। जैसे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, अग्रवाल मोबाइल स्टोर ने एक मान लो बिल्डिंग खरीदी। अब मैं अमाउंट थोड़े बड़े ले रहा हूँ बेटा, ताकि आपको रियलिस्टिक लगे। अगर मैं कहूँगा 1000 रुपये की बिल्डिंग ले लिए, तो आपको कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, 1000 रुपये का तो मैप भी नहीं आएगा। मान लो एक 10 लाख रुपये की बिल्डिंग ली है अग्रवाल मोबाइल स्टोर ने, तो वो जो बुक वैल्यू है ये बुक वैल्यू कहलाती है। जो इन्होंने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग ली वो बुक्स में लिख देंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय के हिसाब से उस वैल्यू की, उस बिल्डिंग की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम का मतलब कि उसकी बिल्डिंग के अंदर में जो वाइट वॉश करा रखा होता है वो डाउन हो जाएगा, उसमें वियर एंड टियर शुरू हो जाएगी, टूट फूट शुरू हो जाएगी बिल्डिंग के अंदर में। वो क्या कहलाता है बेटा? वो उसकी जो बाद में जो वैल्यू आएगी वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, रिड्यूस होती रहती है बेटा। क्या होती रहती है? रिड्यूस होती रहती है। वो क्या कहलाती है? ये हर साल बुक के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, और मान लो एक 10 लाख रुपए की बिल्डिंग हम लोगों ने परचेज करी, वो तो उसकी परचेज कॉस्ट हो गई, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हर साल मानते हैं कि उसकी वैल्यू 1-1 लाख रुपए कम हो रही है। कितनी वैल्यू रह जाएगी 1 साल के बाद? सर 9 लाख। फिर कितनी वैल्यू कम हो जाएगी सर? 1 लाख। कितनी वैल्यू रह जाएगी उसकी? 8 लाख। फिर 1 साल बाद वैल्यू और कम होगी, कितनी रह गई? 7 लाख। ये जो वैल्यू रह जाएगी, ये जो बुक्स में नजर आ रही है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। इसकी परचेज कॉस्ट 10 लाख थी, धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है। लेकिन ये वैल्यू थी कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। ये वैल्यू कितने साल के बाद थी? 2 साल के बाद। ये वैल्यू कितने साल के बाद थी? 3 साल के बाद। बिल्कुल सर 3 साल के बाद थी। लेकिन एक मार्केट वैल्यू और होती है बेटा, साथ में बता दूं। मार्केट वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर हम लोग उस बिल्डिंग को मार्केट में बेचेंगे। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। यानी बुक वैल्यू क्या होती है? दिस इज द अमाउंट एट विच द आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जिसके ऊपर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। बुक्स में हम 9 लाख के दिखाएंगे, 8 लाख के दिखाएंगे, 7 लाख के दिखाएंगे हर साल, लेकिन मार्केट वैल्यू तो अलग होगी ना, नहीं होगी। आपने कार खरीदी हुई, अपनी कार 10 लाख रुपए की खरीदी, 2 साल बाद के 1 साल के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी उसकी वैल्यू आपके हिसाब से तो 10 लाख की खरीदी थी, उसकी 9 लाख की रहेगी। मार्केट में बेचने जाओ 5 लाख नहीं मिलेंगे, उसके आधी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, क्यों गिर जाती है? क्योंकि मार्केट वैल्यू अलग होती है। तो और अब होता क्या, इसी कारण से लॉस हो जाता है कितने की? 1 साल के बाद 9 लाख की, बेचने में कितने जा रहा हूँ, कितना मिल रहा है मुझे? 5 लाख मिल रहा है, तो 4 लाख का मेरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी कि व्हाट इज द बुक वैल्यू? तो आपको वो एग्जाम में नंबर किस बात के मिलेंगे आपके? कई टीचर्स इन टर्म्स को दे देते हैं, लेकिन ग्रेवाल साहब की बुक के अंदर में जो 25 टर्म्स है पहले, जो नई बुक के अंदर में भी यही होंगी, यानी कि वो एग्जाम पूछी जाती है। लेकिन फिर भी हमें आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर होते क्या है। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? दिस इज द अमाउंट एट विच द आइटम अपीयर्स इन द, क्या लिखते हैं बेटा? दिस इज द अमाउंट एट विच item appears in the books, धीरे धीरे हम इन चीज़ों को करते रहेंगे तो आपको चीज़ें बेटा और बेटर क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आती है बेटा, फिर एक टर्म आती है 30th, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, मेन टर्म हमारी वही थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, COGS कहलाता है। इसको शॉर्टकट में हम COGS ही बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी आपको कुछ नहीं करना, आप क्या समझ लेंगे, इसका मतलब वही कॉस्ट है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जितने में हम लोगों ने क्या करी है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा खर्चा हुआ है प्लस जो उसकी जो प्राइस थी, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहेंगे। इसके अंदर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वर्ड आता है बेटा, फिर आता है क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या है, आपको ये भी बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया भी था आपको। क्रेडिट का मतलब को क्या समझना है, केवल आपको क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपने बताया था, मैंने आपको बताया था, टी शेप अकाउंट हम बनाते हैं।
टी शेप अकाउंट की जो राइट हैंड साइड कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा, क्रेडिट कहलाती है। क्या कहलाती है, राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, क्रेडिट कहते हैं। और टी शेप अकाउंट की जो हमारी जो बनती है, एक ही साथ समझा देता हूँ, जो ये डेबिट साइड होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम डेबिट कहते हैं। एग्जाम में आ गया कैसे लिखें, तो क्रेडिट इज़ द राइट साइड ऑफ अकाउंट, केवल ये लिख देंगे क्या है, क्रेडिट इज़ द, क्या लिखेंगे, क्रेडिट इज़ द राइट साइड ऑफ द अकाउंट, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। राइट साइड जो होती है एक अकाउंट की वो क्या कहलाती है बेटा, क्रेडिट कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रेडिट। ये तो समझाने के लिए बताया था आपको, राइट साइड जो होती है अकाउंट की वो क्या कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। तो ये कहाँ से वर्ड आया बेटा, ये बता देता हूँ। ये जो क्रेडिट वर्ड आया शुरुआत क्या से थी, ये एक अमेरिकन वर्ड है, वो क्रेडिटो से आया था। एक इतना आपको ये याद रखना है, केवल इतना ही लिखना है बेटा आपका ना, क्रेडिटो से आया था बेटा। किससे आया था, इटालियन वर्ड है क्रेडिटो, वहाँ से हमारा क्रेडिट वर्ड बन के आया था। एक हमारे पास 32 क्वेश्चन आता है बेटा, ये डेबिट आता है। डेफिनेशन डेबिट क्या हो गया, आप क्या लिखेंगे, क्या नाम है, डेबिट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्या लिखेंगे, डेबिट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट की डेफिनेशन आपको पहले ही बता रखी है हम लोगों ने। क्या अकाउंट क्या कहलाता है, हम लोग को करा था ना, इट इज़ अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, अकाउंट कहलाता है। केवल इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। और ये कहाँ से आया बेटा, ये वर्ड जो है डेबिटो से आया है। किससे आया है, डेबिटो से आया है हमारे पास, डेबिटो। आप कहेंगे सर क्रेडिटो में तो समझ में आता है कि CR नज़र आ रहा है। आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी टी शेप अकाउंट बनता है तो बेटे ये हम लोग यहाँ DR लिखेंगे हमेशा, और यहाँ क्रेडिट CR लिखेंगे। क्रेडिटो में तो CR नज़र आ रहा है सर, डेबिटो में तो R नज़र आ ही नहीं रहा। मोटा मोटा इसका मतलब बेटा डेटर और क्रेडिटर से है। किससे मतलब होता है बेटा, डेटर और क्रेडिटर से इसका क्या होता है, हमारा मतलब होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं बेटा। वो क्या है, केवल आप सुन लीजिए, इट इज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा वो है। ये आएगा बेटा डेप्रीशिएशन आएगा। क्या वर्ड आएगा बेटा, एक डेप्रीशिएशन आएगा। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी आना। अभी हम लोगों ने बात करी थी, गाड़ी के अंदर में क्या होता है, वैल्यू उसकी धीरे धीरे कम होती रहती है, तो वो जो वैल्यू डाउन जो होती है उसको कहते हैं हम डेप्रीशिएशन। और वैल्यू बढ़ने को क्या बोलते हैं हम लोग, एप्रीशिएशन। एप्रीशिएशन नहीं, हम क्या बात करें, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के बेटे 4 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न क्या होता है बेटा, जो डेप्रीशिएशन का वो क्या होता है, यूज ऑफ एसिड। एसिड को यूज करेंगे वैल्यू कम होगी। एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतता चला जाता है उससे भी वैल्यू गिर जाती है हमारे पास। या टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है तो भी हमारी चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। आप आईफोन लेके आते हैं, दूसरा नया फ़ोन आ जाता है, 6 लेके आया 7 आ गया, 7 लेके आया 8 आया, 8 लेके आया 10 आ गया, 11 आ गया। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण, या ड्यू टू एक्सीडेंट के कारण भी होता है बेटा। एक्सीडेंट होने के कारण भी क्या होती है, चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने यहीं तक ही डिस्कस की थी, शायद लास्ट हमारी डेप्रीशिएशन ही थी। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार डेप्रीशिएशन को। तो कैसे करेंगे, क्या है डेप्रीशिएशन, क्या है, इट इज़ अ फॉल इन, क्या लिखेंगे बेटा, नंबर किसके मिलेंगे, डेफिनेशन के। इट इज़, क्या लिखेंगे बेटा, इट इज़ ए फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। इट इज़ फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। इट इज़ अ फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट because of uses, बताया था मैंने, uses और एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटे, समय का बीतना। एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है बेटे, ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है ऑब्सोलीट हो जाना कोई चीज़, LES सीन, ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। तो बेटा 4 वर्ड आए यहाँ पे, यूजेस, एफ्लेक्स, ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। इसके कारण किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आना क्या कहलाता है बेटा, यस, डेप्रीशिएशन कहलाता है बेटा। एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके अंदर में, जो काम आने वाली बात है। बाकी तो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म कंप्लीट हो गई हैं। अगली बार हम लोग क्या आएंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। एक हम आ रहे हैं बेटा इंसॉल्वेंट के ऊपर आ रहे हैं। किसके ऊपर आ रहे हैं बेटा, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, 1-2 टर्म और हैं वो भी खत्म करेंगे साथ में। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इफ़ इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइजेज विच इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट। यानी क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट वो होता है जिससे हमें पैसे की क्या नहीं हो पाती बेटा, रिकवरी नहीं हो पाती। अगर किसी से पैसा नहीं मिल पाता हमारे को तो पर्सन क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट कहलाता है। अगर किसी से पैसा मिल जाता है तो पर्सन क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। इंसॉल्वेंट क्या हो गया, तो इट इज़ अ पर्सन
नंबर किसके हैं बेटा? डेफिनेशन के हैं। आपके स्कूल के टीचर जितनी देंगे वो ही आपके लिए मेन होंगे। इस वाली वीडियो के अंदर जो नॉर्मली टर्म्स हैं वो बाद वाली टर्म्स के अंदर में डिपेंड करेगा, स्कूल टू स्कूल वो पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते। तो लेकिन हमारा आपको है कि हम आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएं। ये क्या है बेटा? इट इज़ ए पर्सन और एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज जैसे आपने सुना होगा विजय माल्या का केस। विजय माल्या भाग गया, नहीं भाग गया बेटा? पैसा लेके भाग गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसके बारे में हम बताएंगे। कंपनी के केस में कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। इट इज़ ए पर्सन और एंटरप्राइजेज विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन, विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इज डेट्स। डेट्स का मतलब क्या होता है? जो उसकी अमाउंट है वो पे नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? इंसॉल्वेंट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट कहलाता है। एक दो टर्म और है, एक कहलाती है एंटिटी बेटे। एक क्या कहलाती है बेटा? नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी नंबर आ रही है? 35 आ रही है बेटा। 35 के अंदर क्या है बेटा? एंटिटी है। एंटिटी के अंदर क्या चीज़ आती है बेटा? एंटिटी को हमें कैसे समझना है आपको बेटा? एंटिटी का मतलब यानी कि मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक यूनिट, इट इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट, इट इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट। जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे स्कूल है आपका, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन क्या करता है? परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो वो क्या कहलाएगी? एंटिटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंटिटी है। जैसे बात करते हैं हम लोग, गॉडरेज क्या है? एंटिटी है। अग्रवाल मोबाइल स्टोर क्या है? एंटिटी है। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स। तो नंबर किस बात के हैं? डेफिनेशन के। विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर आप एग्जाम्पल किसका देंगे? एग्जाम्पल आपको भी दे सकते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप अग्रवाल मोबाइल स्टोर का भी क्या कर सकते हैं आप लोग? एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सॉल्वेंट मैंने आपको बता ही दिया था। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो आपके पैसे दे पाए वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेटा प्रैक्टिकल लेके आएंगे आपके लिए, उसके लिए ध्यान रखें। एक काम और दे रहा हूँ भाई आपको मैं बेटे, आपके अंदर में आपकी जो बुक है जहाँ है चैप्टर खत्म हो रहा है, वहाँ आपको एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दे रखा है मिस्टर प्रेम वाला। तो इसमें दे रखा है मिस्टर प्रेम वाला, आपको इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। वो मेरी रिक्वेस्ट है आप थोड़ा पढ़ के रखें। साथ साथ में इन्होंने क्या कर रखा है? एक इलस्ट्रेशन और एक इन्होंने अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखा है मिस्टर गोपाल वाला। वो दोनों सवाल पढ़ के रखें। उन दोनों टर्म्स को हम क्या, दोनों एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ कि आखिर हम कैसे अकाउंटिंग टर्म्स को समझ पाएँ। एक हम आपके लिए बेटा पोएम भी लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा। थैंक यू बेटा।